तो ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। इनके आने के बाद से चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, ईमानदारी है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। क्या चुनाव सिर्फ सरकार जो सत्ता में है उनके लिए किया जा रहा है? तो फिर चुनावी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। तब लोगों के मन में संदेह होना शुरू हो गया कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव को कराने की कोशिश की जा रही। न केवल चुनाव आयोग की पूरी भूमिका संदिग्ध है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी उन्होंने संदिग्ध कर दिया है। तो विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ दिख रहा है। तो इससे मान लीजिए कि भारत का लोकतंत्र एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो जा रहा है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बम फटने वाला है? बिहार से उठी एसआईआर की आग अब तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र तक फैल चुकी है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अब सियासी बारूद लेकर मैदान में उतर चुका है। बिहार में शुरू हुआ मतदाता सूची का कांड अब 12 राज्यों तक पहुंचा और हर राज्य में विपक्ष चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ममता बनर्जी बोली ये लोकतंत्र पर हमला है, चेतावनी भी दे दी और आंदोलन करने की बात भी कही। स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उद्धव ठाकरे ने धमकी दी, सत्ता में आए तो चुनाव आयोग पर केस करेंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्जी वोटर पकड़ा जाने पर कार्यकर्ताओं को पीटने तक की खुली छूट दे दी। और 1 नवंबर को एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी सड़क पर उतर रहा है। उधर राहुल गांधी क्या क्या कह रहे हैं आपको मालूम ही होगा, बहुत टाइम हो गया बोलते हुए। राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया विरोध का दायरा अब बढ़ रहा है। सवाल अब सिर्फ एसआईआर का नहीं बल्कि चुनाव आयोग की साख, संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की रीढ़ का है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किसी सियासी तूफान में फंसने जा रहे हैं? क्या ये विपक्ष का मोर्चा बनाम मोदी सरकार का पहला ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में लोकतंत्र अब डगमगाने लगा है? क्या संवैधानिक संस्थाएं सरकार के सामने रेंग रही हैं? तो अब सवाल है कि ज्ञानेश कुमार के पक्ष में ज्ञानेश कुमार से भी ज्यादा बोल रही बीजेपी अब क्या करेगी? क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतनजी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, अब तो राहुल गांधी ने शुरुआत करी थी, अब तो दायरा बड़ा हो रहा है। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बुरी खबर है, सबसे खराब खबर है। इसलिए खबर इसलिए क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गहरे सवाल न केवल देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी समय से उठ रहे थे। और लोगों को इस बात को कम से कम संतोष था कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं वो रेगुलरली चुनाव होते हैं, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और लोगों के पास ये मौका होता है कि वो 5 साल के बाद अगर चाहें तो सरकारों को बदल सकते हैं, अगर सरकारों को नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये खबर आ जाए और लोगों के मन में ये आशंका अगर बैठ जाए कि जो चुनाव है उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है और उस चुनाव को मैनिपुलेट करने में चुनावी व्यवस्था जो है यानी चुनाव आयोग, उसकी भी सक्रिय भूमिका है, तो ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा करता है, लोगों के मन में एक तकलीफ और पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है। उस संदर्भ में अगर आप देखें, जो लोग ये मानते हैं कि दरअसल चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, वो शायद ये भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, बल्कि ऐसा चुनाव कराना है जिसके बारे में लोगों के मन में संदेह ना हो, लोगों को ये लगे कि चुनाव ईमानदारी के साथ हो रहे हैं, किसी के साथ किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं किया गया है। मैंने चुनाव आयोग को लंबे समय तक कवर किया है। मैं उस वक्त कवर करता था जब टीएन शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। लोग उनसे तब भी संतुष्ट नहीं थे, उनके किए कराने पर लोगों को नाराजगी होती थी, लेकिन लोगों को तब भी यह विश्वास था कि दरअसल चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो एक ऐसे संगठन की भूमिका है या एक ऐसे संस्थान की भूमिका है जो ईमानदारी के साथ न तो सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होता है और ना ही विपक्ष के साथ खड़ा होता है। वो एक उदासीन भाव में रहता है, निष्पक्ष तरीके चुनाव कराता है। आज की तारीख में जब से ज्ञानेश कुमार आए हैं और उनके पहले से राजीव कुमार, खासकर इन 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों का मैं नाम लूंगा, इनके आने के बाद से चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, ईमानदारी है,
वो एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कम से कम विपक्ष इसको इसी नजर से देखता है। आपको ध्यान होगा कि जब बिहार के अंदर अचानक अचानक बिना किसी से किसी तरीके का कोई संपर्क किए, बिना किसी तरीके से कोई सलाह मशवरा किए, जब उन्होंने एसआईआर का ऐलान कर दिया तो पूरा देश स्तब्ध रह गया था। सारे विपक्ष ने उसका विरोध किया, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीके की नसीहतें दी, लेकिन चुनाव आयोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं था। और अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और चुनाव आयोग को इतनी भी संवैधानिक मर्यादा का ख्याल नहीं आया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना हो जाए तब तक उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है। सवाल, एक मोटा सा सवाल ये है, क्या चुनाव सिर्फ सरकार जो सत्ता में है उनके लिए किया जा रहा है, या चुनाव उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो विपक्ष में है? अगर 12 राज्यों के अंदर आप एसआईआर करा रहे हैं, तो क्या ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां के विपक्ष को या वहां की सरकारों को जो विपक्ष में है उनको वो कॉन्फिडेंस मिले? ममता बनर्जी बिहार बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी पार्टी है वहां की, 2/3 बहुमत से ज्यादा उनके पास समर्थन है लोगों का। तमिलनाडु के अंदर डीएमके का गठबंधन है, एमके स्टालिन एक बड़े नेता है देश के। अगर ये दो बड़े नेता बहुत निर्भीक तरीके से, बड़ी ईमानदारी के साथ अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए था कि उनको तमिलनाडु या बंगाल में एसआईआर अगर करा भी लेंगे तो पूरी प्रक्रिया अगर संदिग्ध रहेगी तो इससे किसका फायदा होने वाला है? क्या चुनाव सिर्फ चुनाव कराने का नाम है, या चुनाव विपक्ष को सत्ता पक्ष को दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके ये संदेश देने का काम है कि जो कुछ भी चुनाव होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा, ईमानदारी से होगा? इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संकट है और अगर इसी तरीके से जोर जबरदस्ती करके बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए अगर कराया जाएगा तो फिर चुनावी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी, और संदिग्ध, बल्कि मैं ये कहूंगा संदिग्ध हो चुकी है। पिछले जैसे राहुल गांधी ने जिस तरीके सवाल खड़े किए, उनका कोई जवाब चुनाव आयोग ने देने की जरूरत नहीं समझी। वो एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर अगर आप एफिडेविट नहीं शामिल करेंगे तो देश फिर जो है आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या चुनाव आयोग या संस्थाओं की क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए था? क्या सत्ता में या संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को इस तरीके का बयान देना शोभा देता है? क्या वो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है? क्या चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल बन गया है? तो ये गहरे सवाल है और मुझे लगता है कि इस पर बड़ी गहरी चिंता होनी चाहिए। चिंता तो होनी चाहिए, चिंता हो भी रही है और आपने चिंता जाहिर कर रहे हैं, आपको तो लाखों लोग देखते भी हैं, तो फिर और जन जन तक बात पहुंचती है और पहुंच भी रही है। लेकिन आज तो सर, अब बात जो मैंने शुरुआत करी कि ममता बनर्जी बोली, स्टालिन बोले, कल 1 नवंबर को एमवीए सड़क पे उतर रहा है, इतने राज्यों में फैल गए। कर्नाटक का कांग्रेस तो उठा ही रही मुद्दा, राहुल गांधी उठा ही रहे हैं। जो इन्होंने अब 12 राज्यों में घोषित कर दिया, इन्हें क्या सोच के किया कि हाँ अभी बिहार चुनाव के बीच में उधर मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? ये कितना बड़ा सियासी तूफान होने वाला है, क्योंकि बिहार चुनाव तो उधर चल रहा है, उधर भी मुद्दा बनेगा। और फिर बाकी ममता बनर्जी तो आप तो जानते हैं शुरुआत से ही कैसी नेता रही हैं, वो सड़क पे ज्यादा रही, आज भी उनका रहन सहन अलग टाइप का है। देखिए अंकुर, ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, अगर आपको ध्यान होगा कि इस पर जो गहरे सवाल खड़े होने शुरू हुए वो मध्य प्रदेश से शुरू हुए थे। जब 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे और सबको ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत की कोई उम्मीद नहीं है, और फिर अचानक लोगों ने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त जीत करके आगे बढ़ी। लोगों को सहसा यकीन नहीं हुआ। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि मैं लगातार मध्य प्रदेश के संपर्क में था और कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कहने के लिए तैयार होता कि दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता ये कह रहे थे कि दरअसल वो तो मरा हुआ सांप लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। इन दोनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। लोगों को लगा कि चलिए हो सकता है हमारा आकलन गलत हो, हमारा विश्लेषण गलत हो। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित तौर पर जीत गई और महाराष्ट्र के अंदर वो 2/3 बहुमत से जीत गई, तब लोगों के मन में संदेह होना शुरू हो गया कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा 2014 के बाद ईवीएम के ऊपर शक किया जाता था कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन चूंकि ईवीएम को लेकर किसी तरीके के कोई सबूत लोगों के पास नहीं था, इसलिए वो मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया।
और लोगों को लगा कि जैसे 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे, उसी तरीके से शायद विपक्ष भी हार के बाद इस तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जब राहुल गांधी ने कर्नाटक की सीट महादेवपुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्क्रिप्शन दिया और ये बताया कि 1,250,000 के आसपास नए वोटर ऐड किए गए हैं, और उसका कोई संतोषजनक जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। उसके बाद आनंद की सीट जो थी, वहां पर भी राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की कैसे 6,000 से ज्यादा लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे थे, करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने यहां तक कहा कि दरअसल कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां से इस तरीके से कोशिश की जा रही है, और उसको लेकर कर्नाटक की जो अपनी एसआईटी है वो गठित हुई। एसआईटी अभी भी उस मामले की जांच कर रही है, और उसमें जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल कोई एक ऐसा दुष्चक्र है जिसके बहाने से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव को कराने की कोशिश की जा रही। ये एसआईटी की रिपोर्ट इस ओर पूरी तरीके से इशारा कर रही। लेकिन इन दोनों खुलासों पे किसी तरीके की कोई जांच इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। अगर वो जांच कर देते, आइदर वे, अगर वो गलत साबित होता तो भी राहुल गांधी को नुकसान पहुंचता, और अगर सही साबित होता तो लोगों को कम से कम यकीन होता कि चुनाव आयोग एक अच्छी प्रक्रिया करके और जांच करा के लोगों को संतुष्ट कर रहा। लेकिन दोनों मामलों में जब जांच नहीं कराना और राजनीतिक कार्यकर्ता की तरीके से या राजनीतिक पार्टी की तरीके से बयानबाजी करना, इसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। और खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था तो बार बार आधार कार्ड को नहीं स्वीकार करना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि आप आधार कार्ड को स्वीकार करिए, और अंत में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा और फिर उनको मानना पड़ा उन बातों को लेकर। इसी तरीके से बार बार सिटीजनशिप के बारे में बातचीत कर रहे थे कि भाई नागरिकता हमें तय करना है, और यहां तक कहा कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की बड़ी लंबी चौड़ी फौज जो है वो पता चल रही है जब एसआईआर हो रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आए। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला एक भी बांग्लादेशी उस पर दिखाई नहीं पड़ रहा, उसमें एक भी रोहिंग्या उस पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कि आप सिटीजनशिप को लेके क्यों सवाल खड़े कर रहे थे जबकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो सिटीजनशिप नागरिकता जांच करने का अधिकार वो गृह मंत्रालय के पास है, वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर जुड़े रहे। जब 65 लाख लोगों की लिस्ट आ गई जिनके नाम हटाए गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई आपने क्यों और किस लिए इनके नाम हटाए। आपके पास कोई जवाब नहीं था, और आपने ये कहा कि आप कानूनी तौर पर बाध्य नहीं या बताने के लिए कि आपने 65 लाख लोगों के नाम क्यों हटाए। तो ये जो सवाल हैं इनके जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चूंकि नहीं दे रहा है इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, और मुझे लगता है कि बहुत गलत परंपरा चुनाव आयोग डाल रहा है। न केवल चुनाव आयोग की पूरी भूमिका संदिग्ध है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी उन्होंने संदिग्ध कर दिया है, और इतिहास इसके लिए उनको माफ नहीं करेगा। आशुतोष सर, मुझे ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन विपक्ष जो कर रहा है इसके बाद अब क्या होने वाला है? मतलब ये क्या करेंगे जिससे बात सियासी तूफान या हलचल मचे और कुछ ना कुछ हो? और क्या इसी में साथ में सवाल ये भी, इस टाइम पर एसआईआर आगे बढ़ाना क्या पैर पे कुल्हाड़ी मारी? नहीं, देखिए एसआईआर के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। अगर आप ध्यान से, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे राहुल, कोई एसआईआर के खिलाफ नहीं। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर को लागू करने की कोशिश की जा रही है उससे लोगों के मन में संदेह है, और लोग एक सवाल कह रहे हैं कि भाई, जैसे अगर आप उदाहरण ले लिए महाराष्ट्र में जब वहां की पार्टियों ने, वहां की सत्ताधारी पार्टियों ने कहा कि भाई आप यहाँ अभी मत कराइए, तो आपने भारतीय जनता पार्टी की बात तो मान ली। लेकिन जब ममता बनर्जी करी तो आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त सारी राजनीतिक पार्टियों के, खासतौर विपक्षी पार्टियों के लोगों के साथ एक लंबी वार्ता करते, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन, बल्कि अगर महीने तक भी अगर उनसे वार्ता करनी पड़े तो वार्ता करनी चाहिए। उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है, हमारा इसमें किसी तरीके का कोई स्टेक नहीं है। हमारा स्टेक सिर्फ इतना सा है कि चुनाव सही तरीके से हो जाए, ईमानदारी से हो जाए, निष्पक्ष तरीके से हो जाए, ताकि लोगों के मन में संदेह ना हो। चुनाव आयोग ये काम नहीं कर रहा है। चूंकि नहीं कर रहा है इसलिए विपक्ष के अंदर यह सवाल है कि चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैनिपुलेट किया जा रहा। आपको याद होगा कि जब बिहार के अंदर एसआईआर की घोषणा की गई तब पश्चिम बंगाल की तरफ से खबर ये आई, उनका ये कहना था कि दरअसल सारी की सारी कोशिश पश्चिम बंगाल को लेकर की जा रही है और बिहार में तो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
अब फिर बिल्कुल। ममता बनर्जी की तरफ से इसी तरीके का बयान आया है। तो विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी इसको एक इसको लीड कर रहे हैं और हुँ, अगर इसी तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, लोगों के मन में संदेह हो गया, तो फिर चुनाव कराने का और चुनावी प्रक्रिया का अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा और चुनाव करा भी लेंगे, चुनाव के नतीजे आ भी जाएंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा। तो सवाल विपक्ष की भूमिका का नहीं है, सवाल इस तो बात सर पे अगर लोगों को यकीन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैं नहीं देखिए नतीजा अब ये जानना चाहता कहना हूँ कि कहाँ तक गाड़ी जा रही है आगे? नहीं ये बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही। मैं अभी वो नहीं हुँ, कहना चाहता जो दरअसल जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन मेरा हुँ, मानना ये है कि चुनावी प्रक्रिया पे अगर विपक्ष को विश्वास नहीं रहेगा और जनता के मन में ये सवाल पैदा हो जाएगा कि चुनाव आयोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव को मैनिपुलेट कर रहा है, ये आरोप अगर लगता है, लोगों के मन में संदेह अगर पैदा होता है और पैदा हो रहा है, तो इससे मान लीजिए कि भारत का लोकतंत्र एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो जा रहा है। आपने सवाल ज़िक्र किया असम का और महाराष्ट्र का, हमने इस पे चर्चा भी करी थी जब महाराष्ट्र ने उनके बोले थे कि हमारा स्टाफ की कमी है, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपने भी कहा था कि मुझे अभी तक याद है कि आपने कहा कि देखिए महाराष्ट्र में तो इनकी वोटर लिस्ट पहले बन गई, जहाँ बनानी ये आपके शब्द नहीं थे, शब्द समरी उसकी जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ इन्हें बनानी है अगर वहाँ पर ही करेंगे, अगर महाराष्ट्र में नहीं करेंगे तो बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और एक हिसाब से वही जो बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र और असम को क्यों छोड़ा फिर? बीजेपी शासित ये राज्य एक अपील कर दी मान गए? बिल्कुल यही तो लोगों के मन में सवाल है ना कि हुँ, ममता बनर्जी कुछ कहती है, आप उनकी बात को नहीं मानते, स्टालिन कुछ कहते हैं, आप उनकी बात को नहीं मानते, लेकिन महाराष्ट्र से आवाज आती है तो आप उनकी बात को मान लेते हैं, असम से आवाज आती है तो आप उनकी बातों को मान लेते हैं। तो हुँ, क्यों भाई? जो जो न्याय की कुर्सी में बैठा हुआ है उसके लिए तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु, सब बराबर है। उसको तो न्याय करना है ना, उसको ये थोड़ी देखना है कि लेकिन अगर आप न्याय नहीं करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो फिर लोगों के मन में सवाल होगा कि आप असम में बीजेपी की सरकार है, जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से आप करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हुँ। करना चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर आप उनकी बातों को नहीं मान रहे क्योंकि विपक्ष है। तो लोगों के मन में सवाल होगा कि आपके मन में जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, आप कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये बातचीत तो शुरुआत से हम आशुतोष जी ने पहले भी बताई थी और वही हुआ है कि अगर महाराष्ट्र में नहीं होगा तो उन्होंने नहीं किया। अब जो लोगों को जो संशय क्या हो सकता है, भरोसा हो जाए कि चुनाव जो आशुतोष सर ने शुरुआत में कही कि सत्ता के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं क्या कि सत्ता जो है वही बना रहे, विपक्ष के लिए नहीं, उसको शामिल ही नहीं किया जाए। जिस प्रकार से चारों तरफ से विपक्ष घेर रहा है ज्ञानेश कुमार को, ममता, स्टालिन, उद्धव 1 नवंबर को देखें और राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता, तो लगता है कि ज्ञानेश कुमार अभी तो शांत हैं, लेकिन फिर शांति फिर ऐसी होगी कि आपको फिर बोलना भी पड़ेगा और बीजेपी का भी जो निष्कर्ष या नतीजा निकलेगा वो भी होगा। सियासत में बहुत बड़ा, लोकतंत्र में बहुत कुछ होने जा रहा है क्योंकि एक किस्सा लगातार आगे बढ़ रहा है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे, बाकी बिहार चुनाव पे भी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये मुद्दा बिहार में भी जाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.